हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी दिस धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नावी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने को बना के रखना है। ठीक है, आपको पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, चाहे डब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी बनवाने हैं आपको सबमिशन के डेट से पहले बनवा लेना होता है। लाइक 25 फरवरी 2025 के पहले बनवा के रेडी रखना है। और इन सब में टाइम लगेगा। बोलोगे ठीक है 11 फरवरी के बाद से सोचेंगे, फॉर्म फिलअप जब स्टार्ट होगा। अरे भैया, जब स्टार्ट होगा तो तुम सोच के क्या करोगे? अभी से अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस में डाल दो। ठीक है, बनते रहेगा, टाइम लगता है। अगर किसी को ओबीसी बनवाना है तो 3 स्टेप्स में बनते हैं जनरली। ठीक है, लाइक पहले कुछ स्टेट में होता है ना, डायरेक्टली तहसीलदार तक बन जाता है, हो जाता है। बट बिहार में अगर आप बनवा रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनवा रहे हो, फॉर्मेट पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, पहले आपको सीओ लेवल पे, एसडीओ लेवल पे, देन जाकर डीएम लेवल बनवाना होता है। ये पूरा 1 महीना या फिर से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। अभी से स्टार्ट कर लो, जान पहचान लगवा के जल्दी बनवा लो। एससी एसटी सर्टिफिकेट की फॉर्मेट क्या होगी, और डोमिसाइल का क्या फॉर्मेट होगा, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की क्या क्या फॉर्मेट होंगे, उन सब के ऊपर बात करूंगा। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात पता है आपको क्या? मैंने सुबह में एक वीडियो बनाई थी डिटेल नोटिफिकेशन पे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, उसके बाद ये एक वीडियो देखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट से पहले वो सब चीज़ को जानना जरूरी है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट बनवा के भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो जो चीज़ें लगता है कि चेंजेस हुई है कुछ बार, इस बार नहीं हुई है, या फिर क्या चीज़ ध्यान में रखना है, क्या एज लिमिट मैंडेटरी है, वो सब चीज़ उस वीडियो में मैंने बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आपको चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने बताई है एज रिलैक्सेशन के बाद काउंट करके वैकेंसी किस तरीके से इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर मैंने ही बताया था। इसका नोटिफिकेशन ही नहीं गया किसी को, जिसकी वजह से इस पर व्यूज नहीं है। ठीक है, और ये अगर वीडियो कोई बिना देखे अगर वैकेंसी की तैयारी कर रहा है भाई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को सीखना जानना बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड है कि हमारे रीजन में कम भर्ती है, तो मैंने बताया किस तरीके से कितनी भर्ती किस किस रीजन में बढ़ेंगी, ये हर चीज़ मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, जाके देख लेना एक बार। अब आगे बढ़ने से पहले मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड बताऊंगा। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हमने पिछले बैचेस में दबा के रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, भले वो बच्चा आगे जाके कुछ भी रीजन से आउट होता है, बट हमने रिजल्ट्स में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ठीक है, बच्चों का देखो फाइनल सिलेक्शन तक हमने चिल्का तक पहुंचा के भी छोड़ा है। चाहे वो नेवी, देखो इस बच्चे की नेवी में भी हुई थी, कोस्ट गार्ड के अंदर भी हुई था फाइनल सिलेक्शन, स्टेज 3 के अंदर। देखो ऐसे बहुत सारे नमूने हैं। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग का जो एडमिट वो आता है ना, ज्वाइनिंग लेटर उनका, वो सब चीजें देखो, जो पीडीएफ डाउनलोड होता है एडमिट कार्ड का, वो सब चीजें देखो। ऊपर में नंबर देखो, हम यहाँ तक बच्चों को पहुंचा के छोड़े हैं। ठीक है, इसकी अगर हम प्रूफ देने लगे ना कि सिलेक्शन रेशियो, तो अभी तक का सबसे ज्यादा ना वैकेंसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन रेशियो A to Z स्टडी का रहा है। ये हमारे सारे बच्चे जानते हैं। और कंटेंट जो होता है A to Z स्टडी का बिल्कुल भी एग्जाम लेवल का होता है। और रक्षक 2.0 बैच जो है ना, हर बार से यूनिक होने वाली है, बिकॉज पिछली बार कोस्ट गार्ड के एग्जाम लेवल में थोड़ा सा इजाफा आया था, डिफिकल्ट हुआ था। तो हम क्या करेंगे इस बैच के अंदर, कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस को ना डबल करेंगे, डबल नहीं ट्रिपल करेंगे हर बार से। मैं हर बार कह रहा हूँ कि रक्षक 2.0 बैच के अंदर ना जीडी और डीबी दोनों के लिए सेक्शन 1 की इतनी सारी मैं आपको मटेरियल दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस रगड़ के हो जाएगी, इतनी बेस्ट लेवल की हो जाएगी कि नहीं, आप मस्त हो जाओगे। बोलोगे हाँ अब लगता है कि कॉन्फिडेंट है एग्जाम को लेके। मॉक टेस्ट जीडी के सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों का देंगे हम, डीबी के सेक्शन 1 का मॉक टेस्ट देंगे। पेड पीडीएफ जो आती है सेक्शन 1 की, जो हमारी अलग से 200-300 की पीडीएफ आती है, वो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, इस बैच में दे देंगे। 100-200 की मॉक टेस्ट अलग से नहीं खरीदने पड़ेगी, इस बैच के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल 633 रुपए ही में अभी ऑफर है, तो इस बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जब फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट होगा, इसकी प्राइस आपको पता है 933 हो जाती है। ठीक है, तो देर मत करो, A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर करके पूछ सकते हो बैच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हुआ, या फिर ऐप से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हुआ तो व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दिखा रखा था यहाँ पे। सबसे पहला क्वेरी ये कि क्या हम सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है इस बार? अरे हाँ भाई, सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। बोले कि क्यों चाहिए, इसके पीछे का रीजन बताओ, क्यों डोमिसाइल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब आपसे कह रहे हैं कि रीजन वाइज कट ऑफ जाएगा, तो भाई डोमिसाइल मांगेंगे ना प्रूफ के लिए कि आप किस स्टेट से हो, क्योंकि रीजन तो स्टेट के अकॉर्डिंग डिफाइन है। हर रीजन में अलग अलग स्टेट्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड डोमिसाइल या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये क्या लिखा है देखो, इन स्टेट्स वेयर बोथ सर्टिफिकेट्स डोमिसाइल एंड रेसिडेंट सर्टिफिकेट आर इशू, ओनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। मतलब जिस स्टेट में ना डोमिसाइल और रेसिडेंट दोनों सर्टिफिकेट इशू होता है, तो सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड होगा। और जिस स्टेट में, इसका मतलब यह है कि डोमिसाइल नहीं इशूड होता है, रेसिडेंट ही होता है, तो उसका रेसिडेंट ही वैलिड है। जैसे मैं बिहार का, मेरे को पता है
तो बिहार में क्या है ना कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट ही आता है, डोमिसाइल नहीं निकलता। तो रेसिडेंस जो है ना वही रियल है, उसी को वैलिड मानना है। तो सबको 25 फरवरी 2025 से पहले का रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा के टंच रखना है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। अब क्या सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज? मैं कह रहा हूं हाँ, ये सबके लिए है। ये देखो क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ कैंडिडेट फॉर रीजन वाइज रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है भाई, सबको अपलोड करना है। क्यों भैया? इसके पीछे का रीजन साफ का है, क्योंकि जो वैकेंसी है वो रीजन वाइज है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो रीजन वाइज मतलब स्टेट वाइज होगी। तो जब तुम्हारा स्टेट रियल है कि नहीं है तो डोमिसाइल ही बताएगा ना, थोड़ी किसी और प्रूफ, किसी और सर्टिफिकेट से पता चलेगा। अगर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही रीजन बताना होता तो डोमिसाइल का कोई यूज नहीं है। तो डोमिसाइल आपको बनवा के रखना ही रखना है हर हाल में। क्लियर है? इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं होता है। डोमिसाइल या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है। कान खोल के सुन लेना, इसके अलावा कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए डोमिसाइल से लेकर। सबको बनाना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बंदा हो। आगे आते हैं, हम आ जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। लाइक यूआर कैटेगरी को किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चे। बट जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जो ईडब्ल्यूएस से आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको इनकम या एसेट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। और ये जो है ना, देखो ईडब्ल्यूएस कुछ भी ना स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस होता है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होता है ना अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई लाइन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एकदम मस्त रहो, आपके जो ब्लॉक से, तहसीलदार से, जो भी है, ठीक है, जाके अपना ईडब्ल्यूएस बनवा के रेडी कर लो। फॉर्मेट आपके सामने है, ये हमेशा वही रहता है। अब सवाल ये रहता है सर हमने 2024 में बनवा रखा है, जो नया फाइनेंशियल ईयर था उसी का, लेकिन अप्रैल में बनवाएंगे तब ना फिर नया फाइनेंशियल ईयर आएगा। अरे ठीक है, मैं बताता हूँ, जो 2024 में जो आपने बनवा रखा है ना अप्रैल के बाद, ठीक है, वो वैलिड होगा, लेकिन आपको नया फाइनेंशियल ईयर का भी बनवा लेना। फॉर्म फिलअप के बाद ही बनवाना, लेकिन बनवाना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दोनों ले जाना होगा, 2024 का एंड 2025 का, अप्रैल के बाद का, ठीक है, नया फाइनेंशियल ईयर का, ये समझ लो। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको ईडब्ल्यूएस को ले जाना होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपके पास बना है तो हाय हाय मत करो, और अभी बनवा भी लेते हो तो आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर का बनवा के ले जाना होगा। ये साफ कहते हैं 25 फरवरी 2025 से पहले का भी होना चाहिए और न्यू फाइनेंशियल ईयर का भी होना चाहिए, नोटिफिकेशन में लिख रखा है, ठीक है। तो कान खोल से सुन लो। अब इसमें कोई फॉर्मेट का कथा नहीं है, धंधा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। निश्चिंत रहो और मस्त रहो। मेनली ये सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं ये चाहिए, जो इनका रिक्वायरमेंट होता है ईडब्ल्यूएस के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये सभी चीजें जो होती है ये होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं ओबीसी पे। भाई सुनो, ओबीसी ऐसे ना 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन कोस्ट गार्ड क्या कहता है? कोस्ट गार्ड ये कहता है ना कि तुम्हारे सर्टिफिकेट पे अगर एक्सपायरी डेट है तो हम उसी एक्सपायरी डेट को मानेंगे। अगर कोई स्टेट ऐसा है जो सिर्फ 1 साल के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी को प्रोड्यूस करता है या फिर इशू करता है और उस पर एक्सपायरी डेट लिख देता है कि ये इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, उस सिचुएशन में ना वो 31 दिसंबर 2025 तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है तो वो 3 साल के लिए वैलिड है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, ओबीसी के ऊपर ये लाइन लिखा रहना चाहिए, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लाइन जो है ना बहुत ही खतरनाक है, ध्यान दे देखना। ये स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी मत बनवा लेना। अगर आपका स्टेट में, ब्लॉक में तहसीलदार लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ वैसा नहीं बनता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं बनता है, तो चुपचाप कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। 13,000 बच्चों का एक चैनल होगा, वहां पर मैं सारे पीडीएफ डाल दूंगा ये फॉर्मेट वाले, वहां से ओबीसी डाउनलोड करना एंड जाके बनवा लेना 25 फरवरी 2025 से पहले का, ठीक है भाई। चलो, अगर किसी का जो है 2024 का बना है, उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है तो वो वैलिड है। मस्त रहो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, एकदम मस्त रहना, बशर्ते कि ये लाइन लिखा होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप बनवा रहे हो। अब आ गई यहाँ पे बात, हम SC एंड ST सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका जो मेंशन चीज है ये मेंशन होना चाहिए,
ठीक है। और इन पे ये भी कह रहे ना कि ये लिखना होगा चाहिए कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ स्टेट्स में एससी को लेके एसटी को लेके ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। तो मैं कहता हूँ एससी सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। आप पहले जाओ ऑनलाइन पोर्टल से पहले बात देख लो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके स्टेट में एससी एसटी सर्टिफिकेट बन रहा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लो। अगर या फिर ब्लॉक में जाके तहसीलदार के पास जाके पता कर लो कि क्या कुछ ऐसा प्रावधान है कि एससी और एसटी सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे तरफ अलग से बनता है हमारे स्टेट में। अगर वो बोलते हैं हाँ बच्चा बनता है तो बनवा लो, बोलते नहीं बनता है तो रहने दो, जो बन रहा है वही बनवाओ। सिंपल सा लॉजिक है। बनता ही नहीं तो कहां से बनाओगे, है ना। कोस्ट गार्ड वाले कुछ नहीं बोलेंगे आपको। अब कोस्ट गार्ड वाले क्या कहेंगे आपसे भाई कि तुमको ना 25 फरवरी 2025 से पहले का बना होना चाहिए। और देखो एससी और एसटी सर्टिफिकेट का मैं जहां तक जानता हूं कि इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, ये हमेशा के लिए वैलिड होते हैं। बट फिर भी अगर ये 2 साल 1 साल से ज्यादा पुराना है तो मैं आपको कहूंगा कि आप बनवा लो, इसको रिन्यू करा लो, ठीक है, नया बनवा लो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप बनवा लेना। अगर 2 साल से ज्यादा पुराना है, 1 साल से ज्यादा पुराना है तो अदरवाइज 2 साल का भी है ना तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, कोई लफड़ा वाली चीज नहीं है। लेकिन 2 साल से पुराना है तो आप नया बनवा लो, और आपने बनवाया नहीं तो अभी बनवा लो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं आपके 25 फरवरी 2025 से पहले बन के रेडी होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साफ साफ आप जब फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा रहे हो वो सारे फॉर्म सबमिशन के जो एंड डेट होता है उससे बन के पहले रेडी होना चाहिए था। ये कहाँ लिखा है, देखो, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट क्या है, 25 फरवरी। अब किसी सिचुएशन में ना अगर ये 25 फरवरी का डेट एक्सटेंड होके मान लो बढ़ जाता है, 28 फरवरी हो जाए, मार्च हो जाए, तो वो मार्च तक की वैलिडिटी मांगेंगे। वो बाद में जब इशू करते हैं कि फॉर्म का जो एक्सटेंड हो जाता है ना, तो वो चीज लेकिन अपने को माइंड में लेके भी नहीं चलना है। अभी फिलहाल अपने को 25 फरवरी 2025 को टारगेट लेके चलना है कि 25 फरवरी 2025 से पहले का। और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं अगर किसी पे एक्सपायरी डेट है तो अगर वो 31 दिसंबर 2025 तक एक्सपायर नहीं होने चाहिए। अब मैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ऊपर बात करूं, अगर कोई बच्चा डीबी के लिए जा रहा है तो उसको अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी पे लफड़ा है, डोमिसाइल बनवाना होगा पहले, ठीक है, यही ना बनवाना होगा और क्या बनवा सकते हो आप, फिलहाल कुछ है नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, अभी नहीं बनवाना है आपको। बाकी अगर जीडी का भी है बच्चा तो इतनी चीजें उनको बनवानी होगी, ठीक है भाई। यूआर कैटेगरी को नहीं बनवानी है, यूआर कैटेगरी को डोमिसाइल बनवानी है, ठीक है। अब एजुकेशनल में क्या है, एजुकेशनल वाली चीजों को मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो उसके अंदर डीबी एंड जीडी। डीबी में क्या चाहिए अपने को, 10th का, जीडी में भी क्या चाहिए, 10th का। क्या क्या भाई, मार्कशीट एंड गाइस क्या चाहिए, सर्टिफिकेट। सीबीएसई वालों को मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट अलग नहीं मिलता, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। या फिर कुछ स्टेट्स में ऐसे भी हैं जहां पे मार्कशीट के ऊपर लिख देते हैं मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो मतलब आपको अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार स्टेट ऐसा है जहां पे बिहार बोर्ड के बच्चों को मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 2 अलग अलग मिलते हैं। एक जो सर्टिफिकेट है साल 2 साल के बाद आता है, जाके स्कूल में पता कर लेना। ये सेम चीज जीडी के लिए चाहिए। सेकंड क्या चाहिए भाई, आपकी वैलिड आइडेंटिटी। अगर आधार है, आधार तो मैंडेटरी रहता ही है, आधार में कुछ भी एरर है तो आधार को सुधरवा लो, जैसे मार्कशीट के ऊपर है उसी तरीके से। 10th का मार्कशीट, जीडी, डीबी कुछ भी भरो, वो सब कुछ सही होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर नेम। आपको लगता है कि नहीं कुछ स्पेलिंग इधर उधर हो गया है लेकिन हम उसी से काम चला रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग चलवा लो। बस वही एक उपाय है। या फिर बोर्ड में जाके 10th का सर्टिफिकेट सुधरवाना, 2 में से कोई एक काम करो। लेकिन 10th का सर्टिफिकेट जैसे है, सारी आइडेंटिटी कार्ड, सारे अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड सारे अदर कास्ट सर्टिफिकेट एग्जाम उसी तरीके से, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी और सर्टिफिकेट पे वैसे होने चाहिए। इसलिए बेस सर्टिफिकेट आपका 10th का सर्टिफिकेट माना जाता है। बात समझ में आ गया। एंड गाइस, अगर कोई बच्चा जीडी से दे रहा है तो उसको 12th के भी ये सारी चीजें चाहिए। अब डिप्लोमा का तो कोई सीन है नहीं इस बार, क्योंकि आंतरिक की भर्ती है नहीं। इसके अलावा आधार होनी चाहिए, आधार, पैन कार्ड, ये सब आइडेंटिटी चाहिए। लेकिन आधार आपके पास होगा काफी बेटर रहेगा, ठीक है भाई। आधार में करेक्शन करा लेना। इसके अलावा ऐसी कोई सर्टिफिकेट है नहीं फिलहाल जिसमें कि आपको करेक्शन कराने की जरूरत हो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जो है यही सर्टिफिकेट। अभी क्या ही मैं आपसे कहूंगा,
थोड़ी मैं आपसे कहूंगा कि राशन कार्ड ले जाओ, ये ले जाओ, इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो भी चीजें थी मैंने एक्सप्लेन करके बता दी। अब फालतू के सवाल नहीं करना कि हमारे पास ये है वो है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। बस छोड़ा है तो एक बार और प्रमोशन करना छोड़ा है, सुन लो। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 02 2025 भर्ती के लिए बैच के लिए आपको रक्षक 2.0 बैच जो है आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेस्ट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया हमारे पास रिजल्ट जो है ना दबा के है, हम बच्चों को पहुंचा देते हैं चिल्का तक, ठीक है। तो पहुंचना है चिल्का तक, आओ। अरे कुछ नहीं यार, जॉब वॉब लो। मैंने कहा ना कि 1 महीने की जो सैलरी होगी हमारी शादी में बुलाएंगे, उड़ा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और को सब्सक्राइब कर लेना।